नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक बार टेंथ क्लास का इकोनॉमिक्स में पार्ट 2 का वीडियो चलेंगे। यहाँ पर हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, कुछ महत्वपूर्ण संस्थान देखे थे हम लोग, आरबीआई, नाबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये सब देखे थे। आज हम लोग देखेंगे व्यावसायिक बैंक के कार्य, पूंजी बाजार क्या है, उसमें फिर सहकारी संगठन क्या है, ये सब पढ़ेंगे आज। इसके साथ कुछ और टॉपिक रहेंगे जो हम लोग इसमें विस्तार से देखेंगे। इसमें पहले देखते हैं कि पूंजी बाजार क्या है। पूंजी बाजार को कैपिटल मार्केट भी कहते हैं। इसका वह काम है जो व्यवसायिक संस्थानों के शेयर तथा बॉन्ड यानी ऋण पत्र का क्रय विक्रय जहाँ होता हो, इसे हम लोग पूंजी बाजार कहते हैं। इसके दो टाइप है, एक होता है प्राथमिक बाजार जिसको हम लोग प्राइमरी मार्केट बोलते हैं, दूसरा है द्वितीयक बाजार जिसे सेकेंडरी मार्केट भी कहते हैं। अब प्राइमरी मार्केट किसे कहेंगे? इसका संबंध कंपनियों के शेयर्स के निर्गमन से होता है। जब कोई नई कंपनी खुलते हैं तो उसे नए नए शेयर जारी किए जाते हैं, तो वो प्राइमरी मार्केट के अंतर्गत आते हैं। वही सेकेंडरी मार्केट इसे शेयर बाजार या स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं। आप लोग कभी न्यूज़पेपर में या न्यूज में सुने होंगे कि शेयर बाजार आज नीचे आ गए या शेयर बाजार ऊपर आ गया। ये कहने क्या है? ये महत्वपूर्ण और कुछ विशिष्ट कंपनियों का शेयर का जो हिस्सेदारी होती है बाजार में, उसे सेकेंडरी मार्केट के अंतर्गत में रखे जाते हैं। इसे स्टॉक एक्सचेंज या शेयर मार्केट भी कहा जाता है। इस बाजार में संयुक्त पूंजी कंपनियों के वर्तमान शेयरों एवं ऋण पत्रों का क्रय विक्रय होता है। ये आखिर स्टॉक एक्सचेंज है कहाँ? तो भारत की राजधानी मुंबई, वहीं ये दलाल स्ट्रीट के नाम से प्रसिद्ध है और ये मुंबई में अवस्थित है। हालांकि कुछ और महत्वपूर्ण संस्थाएं के देखेंगे। जो ब्रिटिश काल में आरबीआई की स्थापना हुआ, उसके बाद फिर जब आजादी मिली इसके बाद आरबीआई को राष्ट्रीयकरण किया गया। हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। उसके अंतर्गत भी बहुत सारे वित्तीय संस्थाओं की स्थापना किया गया। कारण कि हम लोग जो ब्रिटिश से आजादी लिए थे, तो हम लोग अर्थव्यवस्था कैसे धीरे धीरे ऊपर बढ़े, हमारी गरीबी बेरोजगारी कैसे दूर हो, इसके लिए बहुत सारे वित्तीय संस्थाओं की जरूरत पड़ी। और इसके लिए केंद्र सरकार ने कुछ दीर्घकालीन कंपनी, वित्तीय संस्थाओं की कंपनी की स्थापना किया। जैसे हम लोग देखे थे, इसमें नाबार्ड का हम लोग देखे थे। कुछ और है फाइनेंशियल कंपनी के रूप में IFCI, IDBI, LIC, UTI इत्यादि बहुत सारी कंपनी है। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि हम औद्योगिक संस्थानों के विकास तथा कृषि क्षेत्र में कैसे हम लोग और डेवलप करें। फिर आगे का टॉपिक है ये व्यवसायिक बैंक। आखिर व्यवसायिक बैंक है क्या? ये व्यवसायिक बैंक दोनों क्षेत्रों में, जैसे में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जैसे कृषि और सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत उद्योग, ये दोनों क्षेत्र क्या करता है? साख प्रदान करते हैं, यानी दोनों ये वित्त की मुहैया कराती है ये। जबकि आरआरबी अर्थात रीजनल रूरल बैंक, जिसमें हम लोग देखे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तथा सहकारी संस्थाएं कृषि एवं ग्रामीण साख की व्यवस्था करती है। दोनों के अलग अलग काम है, दोनों है वित्त मुहैया कराने के, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर हो जाती है। कृषि उद्योग व्यवसायिक बैंक का कार्य है, लेकिन इसमें पूरा ग्रामीण क्षेत्र पर फोकस करना और कृषि उद्योग कृषि क्षेत्र में विकास करना, ये रीजनल रूरल बैंक और सहकारी संस्थाएं का योगदान दी जाती है। वही सहकारी संस्थाएं के अंतर्गत देखते हैं, इसमें भारत की वित्तीय संस्थाओं में सहकारी संस्थाओं का विशेष महत्व है, क्योंकि भारत गांव का देश माना जाता है
और इसके अंतर्गत बहुत सारे योजनाएं के माध्यम से कि वित्त को कैसे आगे बढ़ाया जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्र में और विकास बढ़े। इसके लिए सरकार ने वर्ष 2012 में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया। इसके अंतर्गत राज्य के कृषकों, महिलाओं एवं अल्पसंख्यकों को लाभान्वित करने की योजना है। इसके उपलक्ष्य में पटना एवं नालंदा में दो क्षेत्र बिहार के पटना एवं नालंदा में महिला सरकारी बैंक की स्थापना किया गया। हमारे राज्य में कृषि ऋण एवं सहकारी बैंकों की हिस्सेदारी 10% है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, खासकर हमारे राज्य में कि जनसंख्या के हिसाब से हम लोग तीसरा स्थान पर आते हैं। क्षेत्रफल में हमारा 13वां स्थान है, फिर भी वित्तीय क्षेत्र में देखा जाए तो बहुत ही पिछड़ा हुआ अवस्था माना है। इसलिए बिहार को पिछड़ा हुआ राज्य भी बोला जाता है, जिसका मेन कारण ये भी है कि हाँ, वित्तीय के संसाधन बहुत ही कम है। इस कारण से हम लोग अभी धीरे धीरे इसे उभरने का प्रयास किया जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं आगे। फिर इसमें अगला व्यवसायिक बैंक के कार्य। हम लोग सुनते हैं कि आखिर बैंक का काम क्या रहता है। हम लोग सिर्फ जानते हैं कि बैंक में हम लोग सिर्फ जमा करने जाते हैं, कुछ निकाल लेते हैं, बस होते हैं। लेकिन इसमें कुछ और भी प्रावधान होते हैं, जिसे हम लोग देखेंगे। इसमें जमा स्वीकार करना, तो जमा में भी चार प्रकार के माने जाते हैं। पहला ये है अस्थायी जमा, जिसको हम लोग बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट। जब कोई हम एकमुश्त राशि बैंक में जमा कर देते हैं एक फिक्स समय के लिए, उस बीच हम इस राशि को नहीं निकाल सकते हैं। यदि आपातकाल में जब निकाले तो उसे बहुत सारी राशि हमारा बैंक की तरफ से काट लिया जाएगा। तो कहने के इसमें क्या होती है, इसे सावधि जमा भी कहते हैं। इस खाता में बैंक एक निश्चित अवधि के लिए रकम जमा करते हैं। ऐसी जमा पर ब्याज की दर ज्यादा होती है, यानी ऊंची रहती है। वही चालू जमा खाता में इसे मांग जमा भी कहते हैं, यानी डिमांड डिपॉजिट इसे कहा जाता है। इस प्रकार के खाते में धन जमा करने या निकालने पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं रहता, यानी कि इसे हम जब चाहे जमा कर दें, जब चाहे निकाल भी सकते हैं। लेकिन इस जमा पर इसमें ब्याज जो होती है बहुत कम, ना के बराबर होती है, थोड़ा बहुत रहता है इसमें। फिर अगला है संचयी जमा। इस खाते में रुपया जमा करने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहता, हम जितना भी रुपया से जमा कर सकते हैं, लेकिन निकालने पर अंशतः प्रतिबंध होता है। इससे ब्याज की दर फिक्स डिपॉजिट की से थोड़ा कम रहता है, यानी कि तीनों अलग अलग हुए। अस्थायी जमा अलग हुए, ये फिक्स डिपॉजिट के रूप में हो गए। चालू जैसे हम प्रतिदिन जमा कर सकते हैं। फिर संचय जमा में इसे जमा करना कोई प्रतिबंध नहीं, लेकिन निकालने में थोड़ा प्रतिबंध रहता। वही आवर्ती जमा यानी चौथा, जिसको हम लोग बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। इस प्रकार के खाते में एक निश्चित अवधि के लिए प्रति माह एक निश्चित रकम के रूप में स्वीकार की जाती है। इस अवधि के समाप्ति के बाद एकमुश्त राशि समाप्त की जाती है। यानी कि इसमें हम लोग देखते हो कभी कि प्रति माह कोई राशि हम लोग जमा करते हैं। मान लीजिए 500 रुपया हर एक महीना जमा किए, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। तो 5 साल का फिर आपको छठा साल में आपको जो 5 साल जो जमा किए वो और कुछ जो बैंक की तरफ से जो इंटरेस्ट दिए जाएंगे वो आपको शामिल करके आपको फिर एक बार एकमुश्त राशि के रूप में दे दी जाएगी। ओके, हम लोग देखे थे कमर्शियल बैंक के कार्य में देख रहे थे। इससे देखे जमा को स्वीकार करना देख लिए थे। अगला है ऋण देना, दूसरा टाइप है ऋण देना। इसमें एक है ओवरड्राफ्ट, दूसरा नगद साख। ओवरड्राफ्ट कुछ बड़े बड़े कंपनियों को दी जाती है। जब मान लिया जाए बड़ी कंपनी कुछ आवश्यकताएं आ गई कि बहुत बड़े धन में या लेबर को पेमेंट करना या कच्चा माल को पेमेंट करना है,
और उसके पास यदि नहीं हो तो बैंक से कांटेक्ट करते हुए कुछ समय के लिए वो ओवरड्राफ्ट की राशि दी जाती है। इसका ब्याज दर बहुत ऊंची होती है। ये शॉर्ट टर्म के रूप में माने जाते हैं। वही अगला नगद साख, कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट में जब भी हम लोग की कुछ जरूरत होती है तो हम लोग कुछ जमानत के रूप में बैंक को देते हैं और वो फिर हम लोग को नगद मुहैया कराते हैं, जिसको हम लोग कैश क्रेडिट रूप में जानते हैं। अगला है सहकारिता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट माने जाते हैं। अब सहकारिता का अर्थ ही है एक दूसरे से मिलकर रहना। जैसे हम लोग गाँव में देखते हैं कुछ काम मिलकर करते हैं, तो वहीं के ये इसका रूप है कि अर्थव्यवस्था में हम लोग क्या कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था में भी सहकारिता का अर्थ है मिलकर कार्य करना। अब ये है कौन सा? ये ऐसे व्यक्तियों के लिए है ऐच्छिक संगठन, ये स्वेच्छा के अनुसार, ये नहीं कोई किसी के द्वारा फोर्स किया हुआ। ऐच्छिक संगठन है जो समानता यानी कि इक्वलिटी की बात करती है। यहाँ पर ये नहीं कि अमीर वर्ग इसमें शामिल हो सकते हैं, गरीब लोग नहीं जोड़ सकते हैं, या कोई अदर क्लास के जो मान वो इसमें नहीं आ सकते हैं, ऐसी कुछ भी नहीं है। इसे सभी के लिए बात की गई है। स्व सहायता यानी खुद से हेल्प कर चला, दूसरों को हेल्प करना। स्व सहायता। प्रजातांत्रिक व्यवस्था यानी इसमें सभी की बात के आधार पर सामूहिक आर्थिक एवं सामाजिक हित के लिए कार्य करता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोग एक ग्रुप ऐसा बनाए जिससे सभी की हित में रखते हुए आर्थिक उत्थान किया जाए, जिसमें कोई भेदभाव नहीं, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में इसका कार्य संचालन है। अब की सहकारिता का विकास भारत में कैसे हुआ था? ये ब्रिटिश काल में इसका प्रारंभ हुआ था वर्ष 1904 में, जिसमें ब्रिटिश का शासन में चल रहे थे उस समय। तो उस समय सहकारी साख समिति अधिनियम पारित किया गया 1904 में। इसमें गांव या नगर में कोई भी व्यक्ति कम से कम 10 व्यक्ति मिलकर सहकारी साख समिति की स्थापना कर सकते थे। लेकिन इसमें कुछ त्रुटि आ गई थी। इसमें वही व्यक्ति रह सकते थे जो इसका सदस्य के रूप में, लेकिन गैर साख समिति से नहीं रह सकते थे। तो उस समय कहने की इसमें समस्या हुई थी, लेकिन बाद में इसमें संशोधन किया गया और फिर बाद में इसको गैर साख समिति को भी शामिल कर लिया गया था। वर्ष 1912 में जो त्रुटि आ गई थी गैर साख समिति के लिए, उसको इसे संशोधन कर शामिल कर लिया गया। लेकिन कुछ और इससे परिवर्तन के लिए कुछ समिति बनाए गए। तो ये हुआ था 1914 में। वर्ष 1914 में मैक्लरन समिति की नियुक्ति की गई, जिसका मुख्य कार्य रहा कि इन्होंने सहकारिता क्षेत्र और क्या बेहतर किया जा सके, इसको कैसे और मजबूत किया जा सके। इन्होंने महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए कि 1919 में इस समिति 1914 में बनी। फिर इन्होंने अपना जो संशोधन करने के लिए प्रावधान किया गया था, जिसे कुछ सुझाव भी दिए, और सुझाव को देखते हुए सरकार ने 1919 में कुछ संशोधन किया गया। तो संशोधन के रूप में सहकारिता को स्टेट का विषय बना दिया गया। हम लोग अभी संविधान में पढ़ते हैं 3 टाइप के विषय माने जाते हैं: संघ सूची, राज्य सूची और संपत्ति सूची। तो ब्रिटिश काल में 2 सूची मानी जाती थी। एक ब्रिटिश सरकार की जो एक होता था संघ सूची के रूप में, एक प्रांतीय विषय के रूप में, यानी से स्टेट सब्जेक्ट बनाया गया। वर्ष 1929-30 में वैश्विक आर्थिक मंदी आई थी। उसमें कहीं न कहीं सब आर्थिक अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, जिस रूप में अभी हम लोग वर्तमान में देखते हैं। एक वैश्विक महामारी के रूप में फैलने से कितनी अर्थव्यवस्था को नुकसान हुई है। तो वो 1929-30 में भी आर्थिक का प्रतिकूल दौर चला, इसका प्रभाव सहकारिता पर भी पड़ा। अब 1937 में, जिस समय 1935 में हम लोग देखे थे कि आरबीआई की स्थापना कर दी गई थी। आरबीआई की स्थापना के बाद फिर उस कृषि क्षेत्र क्या विकास किया जाए,
तो आरबीआई के अंतर्गत में एक कृषि शाखा विभाग की स्थापना किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि सहकारिता को और कैसे विकास किया जाए, इसको और कैसे प्रोत्साहन दिया जाए। यही इसका मुख्य उद्देश्य रहा आरबीआई के संदर्भ में। टू टैक्स के माने जाते हैं, एक अल्पकालीन ऋण, अल्पकालीन, और दूसरा दीर्घकालीन साख के रूप में। तो अल्पकालीन में कौन कौन आ सकते हैं? इसे प्रारंभिक समितियां, केंद्रीय सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक। वही दीर्घकालीन में भूमि विकास बैंक। अब इसके अंतर्गत दो आते हैं, एक है केंद्रीय भूमि विकास बैंक और दूसरा है प्राथमिक विकास बैंक। अब एक इसे अल्पकालीन साख में देखते हैं क्या क्या रहे थे, तीन हम लोग देखे थे। इससे पहला पैक्स, हम लोग नाम सुने गांव के क्षेत्र में खासकर कि पैक्स के चुनाव होते हैं, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो पहले पैक्स में रहता है, पैक्स का पूरा नाम तो प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज, यानी कि प्रारंभिक कृषि साख समितियां। यानी कि इसका भी मुख्य उद्देश्य है अल्पकालीन एवं मध्यकालीन, इसे टू टाइप्स के दिया जाता है, अल्पकालीन और मध्यकालीन, केवल कृषि कार्य के लिए, इसे कोई और दूसरे उद्योग वगैरह के लिए नहीं, केवल कृषि कार्य के लिए अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋण प्रदान किए जाते हैं। इसका मुख्य कार्य है, अब है कि अल्पकालीन में क्या क्या कितने टाइप के माने जाते हैं। यहाँ पर 3 लोन की अवधि मानी जाती है, अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन। अल्पकालीन की अवधि होती है मिनिमम 6 माह से अधिकतम 15 माह तक। वही मध्यकालीन में 2 वर्ष, न्यूनतम 2 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक अधिकतम। वही दीर्घकालीन में 5 वर्ष से ज्यादा। अब कि इसका काम क्या, पैक्स का काम क्या करेंगे? तो इन समितियों द्वारा प्रायः उत्पादक कार्यों के लिए ऋण दिए जाते हैं। उत्पादक कार्य करने का कि हम लोग जो कृषि में जो जरूरत होती है, जैसे उर्वरक, बीज, कुछ मशीनरी खरीदना, ये सब इसका मुख्य कार्य रहते हैं इसके। अब है सहकारी बैंक। तो सहकारिता के क्षेत्र में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके 3 रूप माने जाते हैं, कौन कौन? तो पहला है केंद्रीय सहकारी बैंक। इसका मुख्य कार्य है प्रारंभिक कार्य समितियों का संगठन करना तथा उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना। यानी कि जो लोग देखे थे पैक्स, तो पैक्स को संगठित करके उसको वित्त मुहैया कराना, इसका मुख्य कार्य रहता है। अब ये एक जिला में होता है, यानी बिहार में मान लिया जाए तो एक स्टेट में जितने जिले होंगे, तो ऐसा नहीं कि उतना ही हो सकते हैं, कुछ कम भी हो सकते हैं। तो एक जिला ग्रुप में होता है, इसे जिला सहकारी बैंक भी कहते हैं। बिहार में अभी तक लगभग 22 केंद्रीय सहकारी बैंक माने जाते हैं। राज्य सहकारी बैंक ये प्रत्येक राज्य में केवल एक ही बैंक होता है, यानी राज्य के रूप में एक माने जाते हैं। यानी पूरा मान लिया जाए कि भारत में 28 राज्य हैं, तो ये 28 राज्य सहकारी बैंक हो सकते हैं यहाँ पर। इसमें प्रत्येक राज्य में इस प्रकार का केवल एक ही बैंक होता है, केवल एक। यह राज्य के सभी केंद्रीय सहकारी बैंकों के प्रधान होते हैं, यानी कि पूरा ये हेड माने जाते हैं केंद्रीय सहकारी बैंक का। इसलिए इसे शीर्ष बैंक या अपेक्स बैंक भी कहा जाता है। अगला है इसका कार्य क्या है? केंद्रीय सहकारी बैंकों का संगठन तथा उन्हें ऋण प्रदान करना। यानी कि केंद्रीय सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक संगठन करेगा। राज्य सहकारी बैंक का कार्य केंद्रीय सहकारी बैंकों का संगठन करना और उसे ऋण मुहैया कराना। अगला है फिर भूमि विकास बैंक। यह किसानों के लिए दीर्घकालीन ऋण की
व्यवस्था करती है। हम लोग इसे पीछे देखे थे, सब शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के हैं, लेकिन ये केवल दीर्घकालीन ऋण दिए जाते हैं। इसमें इस प्रकार के लिए ऋण क्या कर सकते हैं, सिंचाई के लिए ट्रैक्टर, महंगे कृषि यंत्र या पुराने ऋण का भुगतान, यानी हम पहले कोई लोन लिए होंगे हम उसे भुगतान कर सकते हैं, या भूमि में कोई अस्थायी सुधार चाहते हो हम इसे इस प्रकार के लोन लेकर कर सकते हैं। इसके 2 टाइप्स हैं, पहला है केंद्रीय भूमि विकास बैंक, दूसरा है प्राथमिक भूमि विकास बैंक। अब अगला है स्वयं सहायता समूह। ये बहुत ही चर्चित टॉपिक है। इसमें दोनों कहने के जुड़े हुए हैं, एक माइक्रो फाइनेंस जिसे हम लोग सूक्ष्म वित्त बोलते हैं और स्वयं सहायता समूह। अब ये दोनों एक दूसरे से इसलिए जुड़ा हुआ है, पहले स्वयं सहायता समूह के बारे में जान लें कि ये सर्वप्रथम गांव के ये माना जाता है कि गांव में छोटे छोटे ग्रुप बनाकर छोटे छोटे राशि एकमुश्त कर बैंक में जमा करते हैं, और वो फिर बैंक कुछ उस संगठन का जो नाम होता है उसके माध्यम से वो राशि दी जाती है, और फिर उस राशि का स्वावलंबन के क्षेत्र में काम किया जाता है। इससे महिलाओं का बहुत ही बड़ा योगदान है। आज वर्तमान यदि बिहार की बात की जाए तो स्वयं सहायता समूह बहुत ही एक हथियार के रूप में साबित हुई है, और सबसे बड़ा योगदान रहा कि ये छोटे छोटे आर्थिक रूप में उत्थान किए। बहुत सारे एग्जाम्पल सुने होंगे या न्यूज चैनल के माध्यम से सुने होंगे कि अशिक्षित महिला ने इतने करोड़ का टर्नओवर किया, इतने लाख का टर्नओवर करा, तो कह रहे एक स्वयं सहायता समूह बहुत ही बड़ा योगदान दिया गया है, जो अपने के साथ स्वावलंबन के साथ अपने आसपास की महिलाओं को प्रोत्साहन दिया गया। इसमें अब कहेंगे सूक्ष्म वित्त, यहाँ पर छोटे छोटे रुपए इकट्ठा करते और बैंक में जमा करके और फिर कुछ सरकार के द्वारा इसको प्रोत्साहन दिया गया, और उसको माध्यम से फिर स्वावलंबन के रूप में काम किए गए। तो कहने का इसका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है स्वयं सहायता समूह और माइक्रो फाइनेंस। इस प्रकार हमारी वित्तीय संस्था का इतना पूरा पार्ट है। ये पूरा पार्ट कहने का फिर अगला जो चैप्टर होंगे जिससे कुछ कुछ पार्ट मिलेंगे। हम लोग देखेंगे अगला पार्ट में कि रोजगार और सेवाएं, हम लोग को रोजगार और सेवाएं कहाँ कहाँ मिल गई है। जैसे हम लोग देखेंगे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, ये सब के अलावा कुछ कुछ और क्षेत्रों में रोजगार कैसे मिल गए, सेवाएं कहाँ कहाँ से मिल गई है, इसके बारे में अगले टॉपिक हम लोग देखेंगे।